हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लाइन 2 का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आज के एपिसोड में काफी सारी डिटेलिंग्स होगी जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनकर अच्छे से समझने की कोशिश करो, तभी आप लोगों को इस कहानी की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि मिस टांग वुटोंग की याददाश्त वापस आ चुकी थी, इसलिए वो यूहो को बता देती है कि मैं ही वान डोंगर हूँ, जिस पर तो यूहो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। ऊपर से तांग सेंग और उसकी वाइफ भी ये सब देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जुआन और टीचर जावी यूहो को बताते हैं कि तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए तुम्हारे 3 टेस्ट होंगे, जिसमें से पहले टेस्ट के तौर पर तुम्हें एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस टूल बनाना है, दूसरे टेस्ट के तौर पर तुम्हें मास्टर डियान के साथ फाइट करनी होगी और उनसे जीतना होगा, जिसमें वान डोंग भी तुम्हारा साथ देगी। इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद तीसरे टेस्ट के बारे में तुम्हें बताया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद मास्टर डियान यहाँ पर यूहो और मिस टांग वुटोंग के साथ एक फ्रेंडली बैटल भी करता है ताकि उन्हें मास्टर डियान की एबिलिटीज का थोड़ा बहुत अंदाजा हो सके। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि डिवाइन रेल में मौजूद गॉड ऑफ इमोशन यूहो को देखते हुए कह रहा था कि अब समय आ चुका, अब आगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ यूहो मिस टांग वुटोंग के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर ही रहा था। अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि यूहो को कोई पुकार रहा हो, और ये डिवाइन रेल में मौजूद गॉड ऑफ इमोशन था। जिस आवाज को सुनते यूहो की सोल उसकी बॉडी से निकलते हुए डिवाइन रेल में आ जाती है, जो जगह बादलों के ऊपर मौजूद दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। यूहो वहाँ पर मौजूद एक पैलेस की तरफ देखते हुए कहता है कि यही वो पैलेस है जिस तरफ मुझे वो आवाज पुकार रही थी। लास्ट टाइम भी इस आवाज ने मुझे पुकारा था, लेकिन डाइटियान के रिवर्स स्केल ने उस आवाज के साथ मेरे कनेक्शन को कट ऑफ कर दिया। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि गॉड ऑफ इमोशन इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो डाइटियान के रिवर्स ड्रैगन स्केल के बैरियर को ब्रेक कर देता है ताकि यूहो के सोल को यहाँ पर आने के लिए कोई मुश्किल ना हो। दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर पहुंच तो चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं यहाँ पर आया कैसे। ये जगह दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आखिर ये जगह है क्या? ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, यूहो को तो ये जगह एक पैराडाइज की तरह दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वहाँ पर कुछ मछलियां और परिंदे यूहो को एक तरफ जाने का इशारा कर रहे थे। यूहो ने फॉलो करते करते पैलेस के किनारे पर आ जाता है, जहाँ उसे 2 लोग बोर्ड गेम खेलते हुए दिखाई दिए। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये दोनों आदमी है कौन, जिनमें से एक हमारा गॉड ऑफ इमोशन और दूसरा उसका मास्टर था। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ इमोशन यहाँ पर अपने मास्टर के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए कहता है कि मास्टर, लगता है कि आज आपका माइंड शांत नहीं, आप तो इस गेम को हारने वाले हो। उसकी आवाज सुनते ही यूहो पहचान गया था कि यही वो आदमी है जिसकी आवाज ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड ऑफ इमोशन, जिनका नाम रोंग नियान बेंग है, उनका मास्टर साजी, वो अपनी चाल नहीं चल पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि आगे को वो पीछे खाई है, वो हर तरफ से हार रहे थे। इसलिए वो रोंग नियान बेंग से कहते हैं, ये क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कभी कभी तुम्हें मुझे भी जीतने देना चाहिए? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, जब तुम यहाँ तक नहीं पहुँचे थे तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहा। ये सब सुनकर गॉड ऑफ इमोशन फुर्र से खड़े होते हुए अपने मास्टर को रिस्पेक्टफुली कहता है कि प्लीज आप गुस्सा ना करिए, चलिए आज का खाना मैं बनाता हूँ। जिस पर मास्टर साजी खुश होते हुए कहते हैं कि ये हुई ना बात। गॉड ऑफ इमोशन उनको मुस्कुराता हुआ देखकर यूहो से कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ। ये कहते हुए गॉड ऑफ इमोशन यूहो को अपने पैलेस के किचन में ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड ऑफ इमोशन के सामने कुछ ऑर्डिनरी मटेरियल्स और साथ ही साथ कुछ छोटे से चाकू पड़े हुए थे। जो चाकू चोरिया कोई ज्यादा खास नहीं दिखाई दे रही थी और मटेरियल्स भी बिल्कुल ऑर्डिनरी से थे। इसलिए यूहो अपने मन में कह रहा था कि आखिर इनका इस्तेमाल करते हुए ये क्या ही अच्छा बना लेगा। दूसरी तरफ गॉड ऑफ इमोशन यूहो से कहता है कि मैं सिर्फ एक बार अपनी टेक्निक तुम्हें दिखाने वाला हूँ, देखता हूँ कि तुम इसमें कितना कुछ सीख पाते हो। जो बोलते ही गॉड ऑफ इमोशन एक छुरी उठाकर फिर से टेबल पर हाथ मारता है, जिसकी वजह से सारे के सारे क्यूकम्बर्स हवा में उड़ गए। इसी के साथ गॉड ऑफ इमोशन ने अपनी ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। यूहो तो इस नजारे को बस सिर्फ देखता ही रह गया था, क्योंकि गॉड ऑफ इमोशन के स्ट्राइक्स बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और तेज थे। ऐसी कुकिंग टेक्निक ऐसे पहले यूहो ने कभी नहीं देखी थी, जैसे कि खाने में खुद की एक सोल आ चुकी हो। साथ ही यूहो इस ब्लेड आर्ट टेक्निक को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस आदमी ने सिर्फ कुछ ही लम्हों में पूरे 261 कट्स लगा दिए, और ऐसा नहीं कि वो कट्स कहीं भी लग जाए, बल्कि वो कट्स हर एक क्यूकम्बर पर बिल्कुल ही प्रिसाइज थे। सारे के सारे टुकड़े एक दूसरे के साथ आइडेंटिकली मैच करते हैं, यानी कि गॉड ऑफ इमोशन की ये ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। इसी तरह गॉड ऑफ इमोशन ने अपनी डिश को तैयार कर लिया था और वो यूहो को बताता है कि मेरा ये ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस आर्ट ब्लेड टेक्निक इस रैंक तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाया क्योंकि इसमें मौजूद सारे के सारे मेथड एक होकर फ्लो करते हैं। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? जिस पर तो यूहो एक्साइटेड होते हुए जवाब देकर कहता है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, बताओ कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा।
जिस पर रोंग नियानबिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये बहुत ही आसान है, बस सिर्फ मेरे गॉडहुड को इनहेरिट कर लो, यानी कि मेरे सक्सेसर बन जाओ। ये सुनकर तो यूहो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आपने क्या कहा, आप क्या एक गॉड हो? टाइटियन ने आपको मुझसे मिलने से रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आप मुझसे आ मिले। जो बोलते हुए यूहो ने रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। इस पर रोंग नियानबिंग जवाब देते हुए कहता है कि टाइटियन का रिवर्स ड्रैगन स्केल तुमसे मुझे अलग करने के लिए कोशिश तो जरूर कर रहा था, लेकिन जब एक गॉड फैसला कर लेता है तो उसके सामने ऐसे मामूली बैरियर बस सिर्फ एक पेपर्स की तरह है जिसे हम जब चाहे काट सकते हैं। मैंने उसे टच करते ही काट दिया। जो सुनकर यूहो कहता है कि मैं ये तो जानता था कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स मुझे मालूम नहीं। इस पर गॉड ऑफ इमोशन यूहो को गॉड्स के बारे में डिटेल्स बताना शुरू कर देता है कि जब एक इंसान अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है, जब वो कल्टिवेशन करते हुए खुद की डाउ को क्रिएट कर लेता है, उसकी खुद की पहचान बन जाती है, तो तब डिवाइन रेल्म उससे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एक गॉड बन जाए और उस आदमी को एक गॉडहुड की पोजीशन दे दी जाती है। ये सुनकर यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये गॉडहुड की पोजीशन है क्या? जिस पर रोंग नियानबिंग जवाब देते हुए कहता है कि असल में डिवाइन रेल्म में एक लिमिटेड स्पेस ही है, यानी कि वो कुछ हद तक के इंसानों को अंदर आने दे सकती है। अगर आपको डिवाइन रेल्म में आना है तो आपको खुद की ही जगह चूज करनी होगी। जो जगह आपको किसी पिछले गॉड से मिलेगी उससे ही गॉडहुड की पोजीशन कहते हैं। सेम गॉड्स के लिए बिल्कुल ऐसा है, अगर कोई गॉड फॉल करे या फिर इस जगह को छोड़कर जाना चाहे तो उससे भी अपने एक सक्सेसर चूज करना होगा जो कि उसके गॉडहुड की पोजीशन को संभाल ले। जो सुनकर यूहो समझ चुका था और वो सवाल करते हुए पूछता है तो इसका मतलब कि आप बाद में अपनी गॉडहुड की पोजीशन मुझे देने वाले हो, लेकिन आखिर डिवाइन रेल्म में ऐसे कितने गॉडहुड की पोजीशन या गॉड्स होंगे? जिस पर गॉड ऑफ इमोशन जवाब देते हुए कहता है कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं, असल में डिवाइन रेल्म बहुत बड़ा है जो कि टोटल इसी तरह की 108 दुनिया और डायमेंशन यूनिवर्स पर राज करता है। मैं भी इसी तरह की एक दूसरे यूनिवर्स से आया था, मैं तुम्हारी तरह डोलू कॉन्टिनेंट से नहीं आया। असल में गॉड्स के भी कई क्लास होते हैं जिसमें थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और उसके बाद गॉड किंग्स आते हैं। और गॉड ऑफ इमोशन बताता है कि फर्स्ट क्लास के टोटल यहाँ पर 32 गॉड्स हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ। असल में गॉड ऑफ इमोशन और तांगसेंग दोनों ही फर्स्ट क्लास के गॉड है। इसके बाद आगे जाने के बाद ये दोनों गॉड किंग पर जा सकते हैं। साथ ही गॉड ऑफ इमोशन यहाँ पर यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम नेक्रोमेंसी, होली मैजिक, गॉड इलेक्ट्रोलक्स को तो जानते होंगे कि आखिर वो कौन है और वो कहां से आया? वो एक मैजिकल प्लेन से आया है जिसकी पर्सनैलिटी वाकई में कमाल की है। गॉड किंग्स ने बेशक उसे रिवाइव तो कर दिया, लेकिन अभी भी उसकी डिवाइन सेंस कई टुकड़ों में बटी हुई पूरे के पूरे स्पेस में फैली हुई है। अगर ऐसा ना होता तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी एक फर्स्ट क्लास के गॉड होते या फिर शायद वो गॉड किंग लेवल पर भी जा सकते थे, लेकिन अभी के लिए वो एक थर्ड क्लास के गॉड है। गॉड ऑफ इमोशन यूहो से कहता है कि गॉड बनने के बाद जब तुम डिवाइन रेल्म में आ जाओ तो हो सकता है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स से तुम्हारी दोबारा मुलाकात भी हो जाए। जो सब बताने के बाद गॉड ऑफ इमोशन वहां से धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगे। यूहो पीछे की तरफ सवाल करते हुए पूछता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने मुझे चूज क्यों किया? जिस पर गॉड ऑफ इमोशन यूहो से कहता है कि तुमने जिस भी मुश्किलों को पार किया है मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तुम और मैं कई तरह से बिल्कुल सेम है, जैसे कि तुमने अल्टीमेट आइस की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल करी। गॉड ऑफ इमोशन के पास भी अल्टीमेट आइस और अल्टीमेट फाइट दोनों की मैजिकल एबिलिटी थी। साथ ही साथ गॉड ऑफ इमोशन यूहो को बताता है कि इसके अलावा तुमने अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हुए सोल स्किल क्रिएट किया जिसमें तुम्हारे इमोशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसलिए मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। इसके अलावा यूहो मुझे जो तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी वो ये लगी कि तुम काफी ज्यादा फोकस्ड हो। मैं जब जवान था तो मैं कई सारी मुश्किलों में उलझा पड़ा था और उन्हीं चीजों की वजह से गॉडहुड में मैंने ज्यादा तरक्की हासिल नहीं की, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम्हें मेरी ये गॉडहुड की पोजीशन मिल गई तो तुम बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हो। इवन कि एक दिन तुम डिवाइन रेल्म में भी सबसे ज्यादा ऊंची पोजीशन पर खड़े होंगे। जो सब सुनकर यूहो गॉड ऑफ इमोशन का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो सवाल करते हुए पूछता है कि ये मेरा आखिरी सवाल है जो कि मैं जानना चाहता हूँ कि गॉड बनने के बाद क्या मैं डिवाइन रेल्म में अपने कुछ प्यार करने वालों को भी अपने साथ ला सकता हूँ? जिस पर गॉड ऑफ इमोशन यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मेरी जैसे एक फर्स्ट क्लास गॉड बनने के बाद तुम्हारे पास ये एबिलिटी होगी कि तुम अपने प्यार करने वाले कुछ गिने चुने लोगों को अपने साथ यहाँ डिवाइन रेल्म में ला सको। जो सब जानने के बाद यूहो खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपकी गॉडहुड की पोजीशन को इनहेरिट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गॉड ऑफ इमोशन यूहो की बॉडी में अपना डिवाइन सीड इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसे यूहो की बॉडी में डालने की वजह से यूहो की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यूहो जैसे जैसे अपनी कल्टिवेशन करेगा वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। अंदर से यहाँ पर हम देखते हैं कि टियानमिंग और उसके बाकी के सारे सोल स्पिरिट भी ये सारी बातें सुन रहे थे और वो सबके सब यूहो पर काफी प्राउड महसूस कर रहे हैं। साथ ही तभी गॉड ऑफ इमोशन यहाँ पर यूहो से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ कि जब तक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना हो अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पास इस डिवाइन सेंस
सेंस को महसूस कर लिया तो वो तुम्हें जान से मारकर इस डिवाइन सीड को तुम्हारी बॉडी से ले सकता है, जिससे तुम तो जान से मारे जाओगे। इवन की मेरी गॉडहुड की पोजीशन को भी कोई और चोरी कर लेगा। जो सब सुनकर यूहो हमें सर हिलाता है। साथ ही सर वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मुझे किस तरह की डिवाइन ट्रायल्स को फेस करना होगा इस गॉडहुड को इनहेरिट करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि पास में एंसेस्टर टांगसेंग ने सी गॉड के 9 ट्रायल्स को पास किया था, तभी वो एक गॉड बने थे। जिस पर गॉड ऑफ इमोशन यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी ट्रायल तुम खुद ही चूज करोगे और तुम्हारे ट्रायल्स अलग होंगे। साथ ही गॉड ऑफ इमोशन यहाँ पर यूहो को अपना रियल फॉर्म दिखाते हुए कहता है कि मेरी गॉड पोजीशन को गॉड ऑफ इमोशन कहा जाता है। मेरा नाम है रोंग नियन बिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड ऑफ इमोशन के पीछे पूरे 7 डैगर्स बने हुए थे, जिनमें से एक ब्लेड भी है जिसे गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड कहा जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि गॉड ऑफ इमोशन का हर एक डैगर और ब्लेड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड ये तांगसेंग के सी गॉड ट्राइडेंट जितना ज्यादा ताकतवर है। वैसे ही अब तुम लोग बाकी के डैगर्स की ताकत का भी अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम देखते हैं कि यूहो की सोल वहां से वापस जाने लगी थी, लेकिन जाने से पहले गॉड ऑफ इमोशन यूहो से कहता है कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास 2 और गिफ्ट्स भी है। डिवाइन सीड के साथ ये दोनों गिफ्ट भी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टिवेशन और सारा स्मूथली हो पाएगी और जल्द से जल्द तुम मेरी गॉडहुड की पोजीशन को इनहेरिट कर पाओगे। ये बोलते हुए गॉड ऑफ इमोशन ने अपने बाकी के 2 गिफ्ट भी यूहो के सोल सी के अंदर डाल दिए थे और उसे अपना आशीर्वाद देते हुए वापस से डोलू कॉन्टिनेंट पर भेज देता है। ये सब गॉड ऑफ इमोशन का मास्टर भी देख रहा था, जो कि गॉड ऑफ इमोशन से कहता है कि तुमने इस बार बहुत बड़ा रिस्क लिया। अगर उसे मालूम हो गया कि तुमने ये किया है तो तुम जानते हो ना कि इससे क्या होगा। इस पर गॉड ऑफ इमोशन जवाब देते हुए कहता है कि उसके पास फिलहाल मेरे साथ टाइम ज़ाया करने का समय नहीं। असल में ये दोनों यहाँ तांगसेंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि तांगसेंग सोच रहा था कि वो यूहो को अपने सी गॉड की इनहेरिटेंस देगा, लेकिन गॉड ऑफ इमोशन ने पहले ही मौका पाकर यूहो को अपनी इनहेरिटेंस देने की बात कर दी। यानी कि वो यूहो को तांगसेंग से छीन रहा है। असल में वो यूहो की भलाई कर रहा है, क्योंकि तांगसेंग यूहो पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करेगा। जिसे अगर मैं सिंपल अल्फाजों में एक्सप्लेन करके बताऊं तो वैसे तो हम जानते हैं कि तांगसेंग काफी ज्यादा अच्छा है, और पहली बार जब यूहो ने अपनी स्पिरिट आइज अवेकन की थी तब से तांगसेंग की नजर यूहो पर थी। इवन कि उसने अपनी बेटी को भी जमीन पर भेजा इसी उम्मीद में कि वो उसके डिसाइपल को तैयार करने में मदद करेगी, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि उसके डिसाइपल को उसकी इकलौती बेटी से प्यार हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी वजह से तांगसेंग एक प्रोटेक्टिव फादर बन चुका, जहां वो बार बार यूहो को आखिरी हद तक आजमाने की कोशिश कर रहे। इवन कि यूहो ने खुद को मिस टांगवुटोंग के लिए सैक्रिफाइस किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या ये लड़का मेरी बेटी के काबिल है भी या नहीं। और बार बार तांगसेंग ऐसे ही करने वाला है, जो कि गॉड ऑफ इमोशन जानता है कि ये यूहो के लिए अच्छा नहीं। यूहो इस तरह से बुली होता रहेगा और वो यूहो को बचाने के लिए उसे अपनी गॉडहुड की पोजीशन इनहेरिटेंस में दे रहा है। तांगसेंग फ्यूचर में भी यूहो पर काफी सख्तियां दिखाएगा और वो उसे आखिरी हद तक टेस्ट करेगा, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो एक प्रोटेक्टिव फादर है। इसी वजह से मेरी ये थ्योरी बनी। इसे फिलहाल एनिमे में कहीं पर बताया नहीं गया, लेकिन ये मेरी थ्योरी है। देखते हैं कि आगे सच साबित होती है या नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गोल्डन ट्री पर आ जाता है, जहाँ यूहो मिस टांगवुटोंग के साथ बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था और उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है। यूहो वापस आने के बाद हैरान होते हुए सोच रहा था कि क्या वो इल्यूशन था या फिर सच था। ये इल्यूशन तो नहीं लग रहा। डाइटियान ने अपने रिवर्स ड्रैगन स्केल का इस्तेमाल करते हुए मुझे सील करके दूर रखने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब एक ट्रू गॉड किसी चीज को करने की तान लेता है तो वो उसे हर हाल में करके रहता है। इवन की डाइटियान को तो इस बारे में मालूम तक नहीं हो पाया। फिर दूसरी तरफ मौजूद मिस टांगवुटोंग, जो कि यूहो की सोल पावर को महसूस कर पा रही थी, वो यूहो से कहती है कि तुम्हारी सोल पावर एडवांस हो चुकी है। अब तुम्हारी सोल पावर में डिवाइन रेल्म की एबिलिटी आ चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि मिस टांगवुटोंग की बॉडी के अंदर भी तो डिवाइन पावर थी और अब इन दोनों की सोल पावर एक दूसरे के साथ परफेक्टली मर्ज हो सकी है। जिस पर यूहो मिस टांगवुटोंग से कहता है कि तुमने सही महसूस किया। अभी कुछ देर पहले मैं किसी से मिला हूँ। इस बारे में मिस टांगवुटोंग सवाल करती है और यूहो ने उसे बताना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो मिस टांगवुटोंग के साथ अपने टांग से आ जाता है। वहाँ पर आते ही ज़्याओ से उसे देखते हुए खुश होकर कहती है कि डोंगर तुम वापस आ गई। यूहो के बाकी के दोस्त भी धीरे धीरे बाहर की तरफ आते हुए यहाँ मिस वांग डोंगर को देखते हुए कह रहे थे कि वेलकम बैक। सभी काफी जरा खुश थे। मिस ज़्याओ कहती है कि अब से हम तुम्हें टांगवुटोंग कहकर ही पुकारेंगे। इस पर मिस
स्टांग वुटोंग भी हमेशा रिलाती है। यूहो दूसरी तरफ देखता है कि मिस्टर बीबी के साथ मिस तांग्या भी बाहर की तरफ आ रही थी, जिसकी हालत अब पहले से कुछ बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि यूहो से कहती है कि यूहो तुम्हारा ट्रीटमेंट काम कर गया, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं ग्रिल फिश खा सकती हूँ, मुझे काफी मन कर रहा है। यूहो ये सुनकर इमोशनल हो गया था। वो पुरानी तांग्या को याद करता है और वो इमोशनल होते हुए कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ ग्रिल फिश तैयार कर देता हूँ। ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ यूहो ने एक आदमी से उसका स्टॉल कुछ देर के लिए रेंट पर ले लिया था और वो उसी के स्टॉल पर अपनी ग्रिल फिश पकाना शुरू कर देता है, जिसकी खुशबू सुनकर तो कई सारे लोग इकट्ठा होने लगे और वो यूहो से कह रहे थे कि क्या तुम इसे बेचने वाले हो, लेकिन यूहो ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं ये बिकने के लिए नहीं है, जिस पर तो वो सब लोग मुंह बनाते हुए चले गए क्योंकि उन्हें यूहो की ही ग्रिल फिश खानी थी, नॉर्मल ग्रिल फिश नहीं। दूसरी तरफ यूहो ने तो ये ग्रिल फिश अपने दोस्तों के लिए तैयार की थी, जिसे लाकर वो मिस तांग्या के सामने पेश करते हुए कहता है कि लो आपकी ग्रिल फिश तैयार है। मिस तांग्या भी ग्रिल फिश को एंजॉय करते हुए कहती है कि ये पहले ही जैसे डिलीशियस है। मिस टांग वुटोंग से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद बहुत लंबे अरसे तक यूहो ने हमारे लिए ग्रिल फिश नहीं बनाए, पर आज तो मजा ही आ रहा है। सब लोग इस मौके को एंजॉय कर रहे थे। मिस जैंगनन कहती है कि आज बहुत ही लंबे अरसे बाद हमारा टांग सेट एक बार फिर से कंप्लीट हो गया, जिस पर सू सेंशी भी खुश होते हुए कहता है अब चूंकि हम सब एक साथ आ चुके हैं तो टांग सेट को दोबारा से ऊंचाइयों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह सब लोग मजे करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। यूहो एक सूप का कप लेकर टीचर तांग्या को देने वाला था, लेकिन वो देखता है कि वो कमजोरी की वजह से दोबारा बेहोश हो गई थी, जो देखकर यूहो अपने मन में कह रहा था कि टीचर तांग्या की लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, मुझे जल्दी जल्दी टीचर सुआन के साथ उस लेवल 9 के अल्केमी फर्नेस को बनाना होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि अगले ही सीन में यूहो फर्नेस से मास्टर सीवन के पास आ गया था, जिन्होंने लेवल 9 के अल्केमी सोल गाइडेंस फर्नेस के पूरे ब्लूप्रिंट को तो तैयार कर दिया था, लेकिन वो यूहो से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए, मैं इस लेवल 9 के अल्केमी फर्नेस को नहीं बनाने वाला बल्कि इसे क्राफ्ट करने वाले तुम होंगे। जो सुनकर यूहो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि एक क्लास 9 का सोल गाइडेंस डिवाइस बनाना ये मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि मैं तो अभी लेवल 8 का सोल इंजीनियर हूँ। लेवल 8 का सोल इंजीनियर भी मैं अभी हाल ही में बना था, जिस पर टीचर सुआन कहता है लेकिन तुम्हें ये करना होगा, इस लेवल 9 के अल्केमी फर्नेस को बनाने के लिए तुम्हें इसके अंदर 30 से भी ज्यादा कोर अरेज बनाने होंगे, क्योंकि एक लेवल 8 के सोल इंजीनियर के लिए सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। रेयर मेटल्स यहीं पर मौजूद है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी का काम तुम अकेले संभाल लेना। जो सब बोलते हुए मास्टर सीवन वहाँ से चले गए। पीछे की तरफ मौजूद हाउस रेयर मेटल की तरफ देख रहा था, जिसे रेड डीमन फाइन गोल्ड मेटल कहते हैं, जिसे देखते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि ये रेड डीमन फाइन गोल्ड मेटल ये बहुत ही ज्यादा वजनी है, जिसका वजन कम से कम भी 10,000 किलो तक होगा। साथ ही ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और कीमती रेयर मेटल है। जैसे एक रेड डीमन फाइन गोल्ड मेटल का इस्तेमाल करते हुए कितने हाई टायर के फायर एट्रीब्यूशन सोल गाइडेंस डिवाइस बनाए जा सकते हैं। यानी कि बेसिकली यूहो यही सोच रहा था कि ये रेयर मेटल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, मैं इसे इस तरह से जाया नहीं कर सकता। यूहो को डर लग रहा था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, क्योंकि इस रेयर मेटल को पिघालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। इसका आउटर शेल बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। यूहो जिस लेवल 9 के अल्केमी फर्नेस को बनाना चाहता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि हीट और प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, जिसके लिए ये रेड डीमन फाइन गोल्ड मेटल का मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ है। पर प्रॉब्लम भी तो यही है कि इवन अल्टीमेट फायर भी इसके बाहरी शेल को सॉफ्टन करके काट नहीं सकी। यूहो को कोई बहुत ही ज्यादा शार्प चीज चाहिए थी। वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं सीनियर ब्रदर की डार्क अज़ूर ड्रैगन कार्विंग नाइफ ले लूं, वो भी इसे पूरा नहीं काट पाएगा, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए इसका एक छोटा छोटा टुकड़ा अलग करूंगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा। ये सब अभी यूहो सोच रहा था, तभी अचानक उसे गॉड ऑफ इमोशन की आवाज सुनाई थी, जो कि यूहो से कह रहा था कि इतनी मुसीबत से क्यों गुजरना, याद है जाने से पहले मैंने तुम्हारे सोल सी के अंदर 2 और गिफ्ट डाले थे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन को आसान करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो यूहो के सोल सी में उनमें से पहला गिफ्ट सामने की तरफ आता है, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड था, जिसके बारे में दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सी गॉड के त्रिशूल जितना सारा ताकतवर है। यूहो ये सब सुनकर उस गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड की तरफ आते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यूहो पर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन गॉड ऑफ इमोशन की ब्लेसिंग की वजह से हम देखते हैं कि यूहो इसे उठाने में कामयाब हो जाता है। यूहो तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि गॉड ऑफ इमोशन की इस डिवाइन कार्विंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। तभी डिवाइन
डिवाइन रेल्म से गॉड ऑफ इमोशन यूहो से कहता है कि मैं एक बार फिर से तुम्हें ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक दिखाने वाला हूँ। इसे अच्छे से नोट करना। जो कहती है गॉड ऑफ इमोशन ने अपने ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। साथ ही सर वो कह रहा था कि ये गोस्ट हैंड जहां पर भी गिरते हैं वहां हेवन एंड अर्थ की तबाही आ जाती है। और जैसे जैसे गॉड ऑफ इमोशन यहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था बिल्कुल वैसे वैसे यूहो भी उसे कॉपी कर रहा है। इस टेक्निक की वजह से गॉड ऑफ इमोशन के सामने 1000 ब्लेड्स समन हो चुके थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ इमोशन कह रहा था कि तुम लहरों को अलग शक्ल दे सकते हो, तुम ऐसे डिवाइन क्राफ्टमैनशिप कर सकते हो जो कि आज से पहले किसी ने ना देखी हो। यूहो भी उस टेक्निक को बिल्कुल गॉड ऑफ इमोशन की तरह लगातार परफॉर्म करता ही जा रहा था, जहां गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड की ताकत भी यूहो को दिखाई दे रही थी। और आखिर में गॉड ऑफ इमोशन कहता है कि जब ये ब्लेड उठे तो इसकी स्लैश लहरों में आधा चांद दिखाती है। और इसी के सर हम देखते हैं कि यूहो ने उस टेक्निक को कंप्लीटली सीख लिया था, जो सब डिवाइन रेल्म से गॉड ऑफ इमोशन भी देख रहा था। और वो ये देखकर खुश होते हुए मुस्कुराकर यहाँ चाय एंजॉय करने लगा। इसके सर हमारा एपिसोड तो खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि सोल लैंड के एपिसोड के लास्ट में दी जाती है। जब भी कुछ न्यू आता है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन एपिसोड के लास्ट में आती है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम गॉड ऑफ इमोशन को देख पा रहे हैं, उनके पीछे उनकी डिवाइन रिंग किस तरह दिखती है ये भी आप लोगों को दिख गई होगी। और इसके अलावा गॉड ऑफ इमोशन के साइड पर जो आप लोग कुछ मास्क देख पा रहे हो, असल में ये उसकी इमोशंस की पावर है। हर एक मास्क में अलग इमोशन की पावर है, जैसे कि खुशी, गम, गुस्सा। इसके अलावा गॉड ऑफ इमोशन की एक और खास बात है, बेशक वो गॉड ऑफ फूड नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि गॉड ऑफ फूड तो ऑस्कर है, लेकिन इसके बावजूद भी गॉड ऑफ इमोशन गॉड ऑफ फूड से भी ज्यादा अच्छा कुक है। वो बहुत मजे के खाने बना लेता है। इसी तरह तो उसने अपनी कल्टीवेशन की थी। गॉड ऑफ इमोशन असल में एक दूसरे डोंगवर्ड से आता है, जिसे मैजिकल शेफ ऑफ आइस एंड फायर कहते हैं। ये यूको की एक सीरीज है जिसका मेन कैरेक्टर हमारा गॉड ऑफ इमोशन यानी कि रोंग नियन बिंग है। अगर आप लोगों की डिमांड ज्यादा रही तो हो सकता है कि मैं गॉड ऑफ इमोशन की जर्नी के बारे में भी एक लॉन्ग वीडियो में सब कुछ बता दूं। तो चलो फिर इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।